हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन ऑन 1 अप्रैल 1935 विद एनैक्टमेंट एक्ट ऑफ द आरबीआई एक्ट जो है 1934। सीधे हम कहेंगे कि आरबीआई जो किसकी रिकमेंडेशन पे सेटअप हुआ, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन कब 1935 में। 1935 में जो है किसके अंडर हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके अंडर आरबीआई सेटअप हुआ। एंड 1935 में इसके गवर्नर जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे कौन, ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो फर्स्ट गवर्नर थे किसके, आरबीआई के। कब, 1935 में। 1935 में क्या थे, फर्स्ट गवर्नर थे किसके, आरबीआई के। आरबीआई जो है उसने सर्व किया है बैंक ऑफ बर्मा का भी। कब, जो म्यांमार में अब आफ्टर द अंटिल जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ म्यांमार। देन आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक रहा है पाकिस्तान का। कब, 1948 तक, जो 1948। और आरबीआई जो हमारा नेशनलाइज हुआ कब, 1949 में। इसके फर्स्ट जो हैं इंडियन गवर्नर रहे हैं सी डी देशमुख। सी डी देशमुख आरबीआई का गवर्नर रहे हैं कब, 1943 में। और हमारे करंट गवर्नर जो हैं वो कौन है, शक्तिकांता दास। देन आरबीआई जो है वो है क्या, आरबीआई इज द अपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन विच इज़ हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया। कहता है कि इंडिया में आरबीआई जो है वो क्या है, टॉप लेवल का इंस्टीट्यूशन है। मतलब ये क्या है, ये अपेक्स है। देन इसके अंडर कौन कौन से आते हैं, हमारे कमर्शियल बैंक्स आते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं। ये सारे किसके अंडर आते हैं, हमारे मॉनिटरी, ये हमारे आरबीआई के अंडर आती हैं। तो आरबीआई जो है मॉनिटरी, टॉप मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन है। जैसे इसको हम बैंकर सब बैंक कहते हैं कि बैंकों का भी बैंकर है कौन, आरबीआई। और इसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और बनती है कि क्या, एक कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब भी इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाए तो ये क्या करता है, इसके पास वो अथॉरिटी होती है या इसके पास वो पावर होती है कि उस इकोनॉमी को क्या करे, स्टेबलाइज कर दे, स्टेबल इकोनॉमी को कर दे। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्या है किसका, आरबीआई का। आरबीआई का स्ट्रक्चर है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, एक होते हैं किसके, आरबीआई के, जिसमें 21 मेंबर्स होते हैं। उसमें एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, 10 डायरेक्टर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, और 4 डायरेक्टर्स जो हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं लोकल बोर्ड को। और जो फर्स्ट जो एक गवर्नर होता है वो कौन है हमारा, वो शक्तिकांता दास है। इसके अब रोल देखेंगे हम किसके, आरबीआई के। आरबीआई के रोल क्या है, आरबीआई के रोल हैं कि ये अपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन है, बैंकर्स ऑफ द बैंक है, ठीक। एडवाइजरी टू गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक पॉलिसी, एडवाइज़र है गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, इकोनॉमिक पॉलिसी जब फ्रेम करती है गवर्नमेंट तो। अच्छा, गाइड टू कमर्शियल बैंक्स को गाइड करता है। चैनलाइजेशन ऑफ करेक्टर, ये क्रेडिट को चैनलाइज करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है। प्रोटेक्ट करता है मार्केट को, जैसे हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स एक्स्ट्रा, ये जो भी मार्केट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है कौन, आरबीआई। तो इट एक्ट्स एज एन एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट इन इट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी। जब भी गवर्नमेंट कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियल पॉलिसी फ्रेम करती है तो ये क्या करता है, एडवाइस करता है किसको, गवर्नमेंट को, कौन, आरबीआई। और ये एक कंट्री को रिप्रेजेंट भी करता है कहाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम। एक कंट्री को रिप्रेजेंट कहाँ करता है, एक वो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम है। जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम सच दैट, जैसे हमारी ये आईएमएफ आ गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स हो गए, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म्स हो गए, ये हमारी क्या आती हैं, ये आती हैं हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक फर्म्स। देन इसके बिसाइड दिस ये जो हमारा आरबीआई है इसका क्या रोल रहता है, इसका रोल है कि आरबीआई हैज़ टू कीप इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स जो है, इन्फ्लेशन जो होता है इकॉनमी में, वो भी इसके कंट्रोल में ही होता है कि ये कभी जब इन्फ्लेशन बढ़े आरबीआई जो है उसको कंट्रोल
कर सकता है। अगर इन्फ्लेशन डेफ्लेशन चल रहा है तो आरबीआई जो है वो क्या क्रेडिट क्रिएशन से उसको कंट्रोल कर सकता है। देन जो है आरबीआई की जो मेन प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं वो होता है हमारा कौन सा, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड गेट क्रेडिट एट चीप रेट। कहता है कि इनको ये आरबीआई जो है इन सेक्टर्स को सस्ते दामों पर लोन देते हैं ताकि ये सेक्टर भी क्या हो, बूस्ट हो। इट आल्सो हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द मार्केट। कहता है कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ही बनती है कि वो मार्केट प्रोटेक्ट करे। जैसे हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गई, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्स्ट्रा हो गई, इनको प्रोटेक्ट करे। चैनलाइज क्रैकर करे, किस पर्पज़ से, बट इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो क्या होगी, ज़्यादा इनकम बनेगी, रिटर्न्स मिलेंगे तो इनकम बनेगी। देन हमारी आता है कि अब फंक्शन क्या है किसका, आरबीआई का। पहला फंक्शन जो है इसका क्या है, ये नोट इशूइंग अथॉरिटी है। आरबीआई जो है वो क्या करता है, आरबीआई इज सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स जो है कौन इशू करता है, आरबीआई। लेकिन 1 रुपये का नोट या कॉइन जो है उसको इशू करता है कौन, हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन अगर लेकिन इसी 1 रुपये को सर्कुलेशन में कौन लाता है, लेगा लाता आरबीआई है सर्कुलेशन में, बट इशू कौन करता है, हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई को अगर इशू करने हैं, नए नोट इशू करने हैं तो उसको कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। कितना उसको रखना पड़ता है, 200 करोड़ रुपए उसको रिजर्व रखने पड़ते हैं। उसमें एटलीस्ट 115 करोड़ जो है वो गोल्ड में हो, गोल्ड रिजर्व रखने पड़ते हैं उसको अपने पास, जब भी उसने क्या करना है, नई करेंसी प्रिंट करनी है। देन आ गया बैंकर्स टू बैंक। आरबीआई क्या है, बैंकर्स टू बैंक है। RBI controls amount of reserves which all commercial banks are supposed to hold SLR and CRR। SLR and CRR हो गया statutory liquidity ratio and CRR हो गया हमारा cash reserve ratio। The commercial banks borrow from the RBI in times of needs and the RBI serve as the lender of last resort। कहता है कि हम सीधे कहेंगे कि RBI जो है ये क्या करता है, ये लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। किस रेट पे लेते हैं, वो लेते हैं बैंक रेट पे। तो उनको कुछ रिजर्व्स रखने पड़ते हैं अपने पास, वो हम आगे देखेंगे। तो जब कमर्शियल बैंक्स कब लेते हैं लोन, जब उनको ज़रूरत पड़ती है। कमर्शियल बैंक्स कौन होते हैं, जैसे हमारा स्टेट बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, ये हमारे क्या है, ये कमर्शियल बैंक्स है। कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जिनके जो कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं। देन उसके बाद आता है हमारा रेगुलेटर एंड सुपरवाइज़र। क्या है ये, रेगुलेटर एंड सुपरवाइज़र। आरबीआई जो है हमारा रेगुलेटर एंड सुपरवाइज़र है। सीधे हम कहेंगे आरबीआई डिराइव इस रेगुलेटरी पावर, कब मिली इसको, 1934 वाले एक्ट में मिली इसको। और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, क्योंकि ये नेशनलाइज हुआ ही 1949 में है। जो आरबीआई जो है काफ़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को भी रेगुलेट कर सकता है। जैसे किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, उनका उसके सपोज उनके सीईओ जो हैं या उनका जो चेयरमैन है, लाइक वाइज दैट, उनको अपॉइंट भी कर सकता है और टर्मिनेट भी कर सकता है। ये अथॉरिटी किसके पास है, ये है आरबीआई के साथ पास है। फ्रॉड्स वगैरह जो चलते हैं उनके रिलेटेड भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है कौन, आरबीआई। इवन देन की गवर्नमेंट तो करेगा ही, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो, बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो भी हैं उनमें भी आरबीआई जो है वो इंटरफेयर कर सकता है। देन आगे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन रिजर्व क्या हो गया हमारे कि आरबीआई के अंडर जो है रहता है कि जो हमारी फॉरेन करेंसी आती है या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो किसके अंडर रेगुलेट करती है, हमारे आरबीआई के अंडर। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सी होती है, जहाँ हम एक्सचेंज करते हैं करेंसीज़ को, डॉलर को कन्वर्ट कर देते हैं रुपये में, रुपये को कन्वर्ट करते हैं डॉलर में। वो किसके काम आती है, हमें जब हमें फ़ॉरेन पेमेंट करनी है या हमें किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करना है तो एक्सचेंज मार्केट वहाँ हम अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर देते हैं। देन आगे बैंकर टू दी गवर्नमेंट। अब बैंकर आरबीआई जो है वो बैंक है किसका, गवर्नमेंट का भी। कैसे, कहते गवर्नमेंट भी किससे लोन लेती है, आरबीआई से लोन लेती है। ये दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को लोन देता है कौन, आरबीआई दोनों को देती है। अंडर दिस
फिर हम कहेंगे कि अंडर दिस कैपेसिटी ट्रांजेक्शन ऑल बिजनेस गवर्नमेंट विच इन्वॉल्व। अब हम सीधे सिंपल इधर कहेंगे कि जो भी ट्रांजेक्शन होती है गवर्नमेंट के इस पर्सपेक्टिव से, चाहे वो रिसिप्ट्स की हो, चाहे वो पेमेंट्स की हो, चाहे वो पैसा आना हो या पैसा देना हो कहीं पे, वो आरबीआई करता है किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। जैसे कैरी आउट एक्सचेंज, जैसे अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर देना है दूसरी करेंसी से। रेमिटेंस जो है, रेमिटेंस अगर हम देखें तो रेमिटेंस होते हैं हमारे गिफ्ट जो हमारे बाहर से मिलते हैं, हमें बाहर दूसरी कंट्री से हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस, ये भी हमारा कौन परफॉर्म करता है, ये हमारा परफॉर्म करता है हमारा आरबीआई। अब मॉनेटरी पॉलिसी भी फ्रेम करता है कौन, आरबीआई। उसके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है कि पैसों को कैसे कंट्रोल करना है या पैसे को कैसे इकोनॉमी में सर्कुलेट कराना है, ये सब किसके अंडर आता है, आरबीआई के अंडर। जैसे क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स है हमारे, उसमें आता है हमारा बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अच्छा मार्जिनल, अच्छा स्टैंडिंग स्कीम्स या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये हमारी कौन सी हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जिससे हम क्या क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं, किसमें, इकॉनमी में। जैसे हमारा पहला जो है वो क्या है, वो है बैंक रेट। ये वो रेट होता है जिस पे आरबीआई जो है लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। तो करंटली जो है बैंक रेट कितना है, 4% है, 4% करंटली बैंक रेट है। अब क्या है, हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं क्रेडिट को, या इन्फ्लेशन के टाइम हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन के टाइम हम क्या करेंगे, ये बैंक रेट को है जो बैंक रेट को इंक्रीज़ करेंगे। बैंक रेट को इंक्रीज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स को क्या मिलेगा, लोन कम मिलेगा। जब कमर्शियल बैंक्स को लोन कम मिलेगा तो मार्केट में कमर्शियल बैंक जो है पैसा कम देंगे। जब मार्केट में पैसा कम देंगे देन क्या होगा, मार्केट में किसकी होगी, सप्लाई ऑफ मनी जो है क्या होगी, कम होगी। तो देन हमारा जो है डिसइन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाएगा। इन्फ्लेशन होता है हमारा कि जो स्लोली जो हमारा इन्फ्लेशन स्लो डाउन हो, उसको हम डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा इन्फ्लेशन जो है वो क्या होगा, कंट्रोल में आ जाएगा। देन आता है हमारा कौन सा, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। CRR indicates that cash that bank are required to keep with RBI as proportion of their net demand and time liabilities। अच्छा हमारा ये कैश रिजर्व रेशो जो है ये क्या रखना पड़ता है, किसको, ये रखना पड़ता है बैंक्स को। बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप विद, आरबीआई के पास रखना पड़ता है कुछ कैश, किसको, कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है आरबीआई के साथ, आरबीआई के पास। अच्छा देन हमारा करंटली जो है कैश रिजर्व रेशो जो है वो कितना, 3.5% ऑन March 27। बट इसके जो है इसको फेजेस में डिवाइड करा है। सेकंड फेज में जो हमारा CRR होगा वो 4% होगा 2021 का। अब हम इम्पैक्ट जो है कैश रिजर्व रेशो के, वो क्या पड़ते हैं हमारी इकॉनमी पे, वो इकॉनमी पे मतलब कौन कौन से टूल हैं जिससे हम जो है क्रेडिट जो है कंट्रोल कर सकते हैं, आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। उसमें हमारा क्या है, CRR भी एक है। तो कैसे होगा ये हम देखते हैं, कैसे होगा कंट्रोल क्रेडिट। जैसे अगर हम CRR बढ़ाते हैं, या जैसे हमें यहाँ देखा कि अगर CRR क्या होता है, बढ़ता है, तो राइज इन कैश रिजर्व फॉर गिवन अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट, कहता है कि जब कैश रिजर्व बढ़ जाएंगे, कैश ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा, तो हमारा फॉल इन मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, गिर जाएगी कमर्शियल बैंक्स के पास। लेकिन जब कमर्शियल बैंक्स के पास मनी सप्लाई गिर जाएगी तो इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आ जाएगा। इन्फ्लेशन क्या होता है, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी या परसिस्टेंस राइजेज इन प्राइजेज, जनरल प्राइसेस इन मार्केट। जब CRR ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा किनको, कमर्शियल बैंक्स को, तो कमर्शियल बैंक्स क्या हैं, वो कम पैसा लेंगे आरबीआई से। तो जब कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा होगा तो मार्केट में भी कम पैसा जाएगा, इसलिए क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा।
देन हमारा आता है फॉल इन, अगर हम कैश रिजर्व रेशो कम करें, जब हम कैश रिजर्व रेशो क्या करेंगे, कम करेंगे, तो कैश रिजर्व हम कम रखेंगे। अब कमर्शियल बैंक जो है कम रखेंगे कैश रिजर्व, देन मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना उन्होंने रिजर्व रखना था उतना वो आप कहाँ डालेंगे, मार्केट में डालेंगे। उससे क्या होगा, डेफ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। क्या होगा, डेफ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। किससे, हम अगर हम कैश रिजर्व रेशो जो है वो उसका रेट कम करें तो। उसके बाद आता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये वो रेशो होता है जो लिक्विड एसेट्स होते हैं विच ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। कहता है कि ये वो रेशो होता है कि सब कमर्शियल बैंक्स को क्या रखना पड़ता है, ये किस फॉर्म में, गोल्ड, कैश एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, ये रखना पड़ता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, जब भी उसने लोन लेना है किससे, आरबीआई से। तो मैक्सिमम लिमिट जो है इसकी एसएलआर की वो कितनी है, 40% है, बट देयर इज़ नो मिनिमम लिमिट, नहीं है इसकी, मिनिमम लिमिट नहीं है किसकी, एसएलआर की। तो करंटली जो एसएलआर कितना है, 18% है। कितना, 18%। अब इसका इम्पैक्ट देखेंगे हम किसका, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो पर। कैसे, अगर हम एसएलआर बढ़ाते हैं तो लिक्विड एसेट्स जो हैं, जो कमर्शियल बैंक्स रखेंगे अपने पास, वो क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। देन बैंक हैव लेस मनी टू लेंड, और कमर्शियल बैंक्स को लोन देने के लिए पैसा क्या हो जाएगा, कम होगा। फॉल इन मनी सप्लाई मार्केट, कहता है मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी जो है कम हो जाएगी, और क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अगर फिर हम देखें कि अगर हम एसएलआर बढ़ाते हैं, घटाते हैं, पहले तो हमने बढ़ाने का देखा, अगर हम एसएलआर क्या करते हैं, अगर हम एसएलआर क्या करते हैं, घटाते हैं, देन फॉल इन लिक्विड एसेट्स टू बी हेल्ड बाय द कमर्शियल। अब कमर्शियल बैंक्स के पास कम, उन्होंने कम एसेट रखने हैं अपने पास, लिक्विड एसेट्स रखने हैं। देन क्या होगा, जितने ज़्यादा रखने थे उन्होंने, अब वो कम रख रहे हैं, वो उतने क्या कर देंगे, वो किसको दे देंगे, मार्केट में सप्लाई कर देंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा था, उन्होंने कम रिजर्व रखा अपने पास। बैंक हैव मनी टू लैंड, अब उनके पास वो जो पैसा जो है वो मतलब लोन देने के लिए बच गया, देन उन्होंने मार्केट में सप्लाई कर दिया, लोन दे दिया, और डिफ्लेशन जो है वो क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। ये था हमारा क्या, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। देन उसके बाद आता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है कि इन दीज ऑपरेशन RBI डायरेक्ट सेल्स एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कमर्शियल बिल्स इन मार्केट टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो है जब भी RBI जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है किसके साथ, परचेज ऑफ गवर्नमेंट, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, किसको, कमर्शियल बैंक्स को। कैसे, जैसे कमर्शियल बिल्स हो गए हमारे, ट्रेजरी बिल्स हो गए, ट्रेजरी बिल क्या है, ये कमर्शियल बिल्स हैं। मार्केट टू कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में ये क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन में वो सेल एंड परचेज करते हैं किनको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। जैसे इसका इम्पैक्ट देखिए, यहाँ देखेंगे हम कि इम्पैक्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय RBI, अगर RBI सेल करता है, सेल करता है सिक्योरिटीज़ को, लिक्विडिटी फ्रॉम मार्केट क्या होगी, वो कम होगी, शॉक होगी। क्यों, क्योंकि वो सिक्योरिटीज़ बेच रहा है तो पैसा RBI अपने पास ला रहा है, मतलब सिक्योरिटीज़ दे रहा है और पैसा ला रहा है। फॉल इन क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी टू कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स के पास क्या होगा, पैसा कम हो जाएगा, तो फॉल इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि RBI क्या कर रहा है, RBI सिक्योरिटीज़ बेच रहा है, उस सिक्योरिटीज़ इसलिए बेच रहा है कि उसने मार्केट से मनी जो है, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो ज़्यादा है मार्केट में, इसलिए उसने क्या करना है, वो सिक्योरिटीज़ दे रहा है उनको और पैसा ले रहा है मार्केट से। अगर फिर हम देखेंगे, अगर ये सिक्योरिटीज़ जो खरीद रहा है कौन, RBI, अगर सिक्योरिटीज़ परचेज़ कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो लिक्विडिटी जो क्या है रिलीज़ कर रहा है, मतलब वो पैसा दे रहा है। वो सिक्योरिटीज़ किससे ले रहा है, सिक्योरिटीज़ वो कमर्शियल बैंक से ले रहा है, तो अब पैसा कहाँ, किनको दे रहा है, कमर्शियल बैंक्स को, ताकि कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा जाए, कमर्शियल बैंक्स लोन दें किसको, पब्लिक को, और पैसा जो है मार्केट में जाए, जिससे क्या होगा, डेफ्लेशन जो है वो क्या होगा, कंट्रोल में होगा, कंट्रोल हो जाएगा। किसकी वजह से, जब हम परचेज़ करेंगे सिक्योरिटीज़
हम नहीं, मतलब जब आरबीआई परचेज करेगा सिक्योरिटीज़। उसके बाद आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट जो है इंट्रोड्यूस हुआ है हमारा 1922 बाय आरबीआई। इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कहता है कि रेपो रेट जो है, रेपो रेट जो है ये क्या है? रेपो रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट देता है। किसको? बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को। किसके इसमें? लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती है या देनी पड़ती है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। किसको? आरबीआई को। देन ये रेपो रेट देता है। ये शॉर्ट टर्म रेट होता, शॉर्ट टर्म लोन होता है। उस आज जो करंट है रेपो रेट वो कितना है? 4% है। अब इसका इम्पैक्ट देखेंगे हम कि इसका इम्पैक्ट क्या है, किस पे? हमारा इन्फ्लेशन पे या डेफ्लेशन पे। जैसे हम कहें कि हम अगर आरबीआई जो है रेपो रेट को बढ़ाता है, राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर रेपो रेट बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट, कहता है कि जब कॉस्ट बढ़ जाएगी कैपिटल की तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम हो जाएगा। जब पैसा कम हो जाएगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन जो हमारा क्या होगा? कंट्रोल्ड हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हम मतलब अगर आरबीआई क्या करता है? आरबीआई रेपो रेट को गिराता है, कम करता है, तो फॉल इन कास्ट कम हो जाएगी, तो डिमांड जो है क्रेडिट की बढ़ जाएगी, तो सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी कमर्शियल बैंक्स के पास। तो कमर्शियल बैंक्स के पास जब सप्लाई ज़्यादा आएगी, मतलब पैसा ज़्यादा आ गया, तो वो क्या करेगा? वो लोन्स ज़्यादा देगा। देन डेफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। डेफ्लेशन क्या होगा फिर? कंट्रोल हो जाएगा। डेफ्लेशन होता है इन्वर्स, मतलब उल्टा किसका? इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन में क्या होता है? इन्फ्लेशन में हमारा सब कुछ, मनी सप्लाई ज़्यादा होती है, प्राइस लेवल ज़्यादा होता है। लेकिन डेफ्लेशन में सब कुछ कम होता है, प्राइस भी कम होगी, मनी सप्लाई, इनकम कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी, सब कुछ डाउन होगा। ये होता है हमारा डेफ्लेशन में। देन हम करते हैं बात रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट कब इंट्रोड्यूस हुआ है? रिवर्स रेपो रेट हुआ 1996 में। तो ये वो रेट होता है जिस पे बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स जो हैं, वो लेंड करते हैं किसको? आरबीआई को। मतलब आरबीआई को पैसा देते हैं शॉर्ट टर्म पे। जैसे आज करंट जो है वो 3.35% है। क्या? जो हमारा रिवर्स रेपो रेट है 3.35% है। अब इसका इम्पैक्ट देखेंगे हम। इसका इम्पैक्ट कैसा है? कहता है कि जब भी रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? बढ़ता है। राइज इन रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है, मोर फंड्स आर पार्क्ड बाय कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। कहता है कि जब ये बढ़ता है तो जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं ये ज़्यादा फंड्स देते हैं किसको? आरबीआई को। तो उसको फंड्स देने का मतलब है कि उनके पास क्या होगा? ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जनरेट होगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा होगी किसकी? कमर्शियल बैंक्स की। तो सप्लाई ऑफ मनी जो है क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। क्योंकि अगर आरबीआई ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है कमर्शियल को, तो वो बाद में रिटर्न में उनको क्या कर रहा है? कम देगा, लोन बाद में कम देगा, क्योंकि आरबीआई को अब खुद ज़रूरत है, तो वो कमर्शियल बैंक्स को कैसे देगा ज़्यादा? देन इन्फ्लेशन जो क्या होगा? कंट्रोल हो जाएगा। देन अगर हम ऐसे कहें कि अगर अगर रिवर्स रेपो रेट जो है वो क्या होता है? गिरता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? गिरता है। लेस फंड्स आर पार्क, कहता है फिर कमर्शियल बैंक्स को जो है कम फंड्स देनी पड़ेंगे किसको? बैंक्स को विद आरबीआई। आरबीआई जो है टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम, कहता है कि लेस फंड्स आर पार्क्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई। आरबीआई के पास कम फंड्स होंगे, फिर क्या होगा? सप्लाई, जैसे जितना आरबीआई ने इंटरेस्ट देना था कमर्शियल बैंक्स को, अगर रिवर्स रेपो रेट कम है, उतना वो क्या कर देंगे? वो लोन देंगे किसको? कमर्शियल बैंक्स को। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और डेफ्लेशन जो है हमारा कंट्रोल हो जाएगा। देन हम उसके बाद आती है हमारी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी स्कीम जो है वो हमारी आई थी। क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी स्कीम जो है ये शॉर्ट टर्म बोरिंग स्कीम है। क्या है ये भी शॉर्ट टर्म बोरिंग स्कीम है जो 2011 में इंट्रोड्यूस हुई थी। अच्छा, बैंक कैन बोरो फंड्स ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। बैंक जो है वो क्या, एक रात के लिए भी लोन ले सकते हैं किससे? आरबीआई से। लेकिन किसके अगेंस्ट? इस पे
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे। अच्छा, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है वो क्या है? दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉनेटरी मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 2004 में इंट्रोड्यूस हुई है क्या? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो ये थी हमारी कौन सी? ये थी क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल्स थे किसके? आरबीआई के। अब हैं हमारे क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या टूल्स क्या कौन कौन से हैं हमारे? जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट है, पहला टूल जो है वो क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है? अब मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है हमारा कि ये डिफरेंस होता है किसका? वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज जो हम ऑफर करते हैं लोन के लिए, एंड अमाउंट ऑफ लोन जो मिलता है। जैसे मतलब कितनी वैल्यू है सिक्योरिटीज़ की, जो कमर्शियल बैंक्स जो हैं किसको दे सिक्योरिटीज़ दे रहे हैं, किसको रख रहे हैं, किसके पास? आरबीआई के पास। उनकी वैल्यू कितनी है और आरबीआई कितना लोन दे रहे हैं किसको? कमर्शियल बैंक्स को। तो इन मतलब इनका जो डिफरेंस है वो उसको क्या बोलते हैं हम? मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे ही मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होगा? बढ़ेगा इन्फ्लेशन के टाइम। सो डिमांड फॉर लोन जो है, लोन के लिए डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। देन उल्टा होगा, अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट घटेगा तो डेफ्लेशन, जो डिमांड फॉर मनी जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? डेफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, होगा। देन उसके बाद आता है हमारा कौन सा? कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन आगे इसमें आते हैं हमारे रूल्स रेगुलेशंस जो कंज्यूमर के इस रिलेटेड बनाए जाते हैं। जैसे डाउन पेमेंट्स हो गए, मैक्सिमम मैच्योरिटीज़, इंस्टॉलमेंट्स कि कितनी देर में उसने रिपे करना है लोन, या कितनी पेमेंट देनी, कितना इंटरेस्ट है उसके लोन पे, या कितने टाइम के बाद उसने वो क्या करना है? वो वापस करना है। ये सारा किस में आता है? कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन में। इसमें कंज्यूमर क्रेडिट रूल्स वगैरह रूल्स आते हैं कंज्यूमर के रिलेटेड, ये किसमें आएंगे? कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन में। उसके बाद आता है आरबीआई गाइडलाइंस। आरबीआई की गाइडलाइंस जो हैं किसके लिए होती, किसको होती हैं? कमर्शियल बैंक्स को। जिसमें ये गाइडलाइन जो है इनकी ये ओरल भी होती है और रिटन स्टेटमेंट भी होती है। वार्निंग, इसमें अपील भी आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक से अपील भी करता है, वार्निंग भी होती है किसकी? आरबीआई की। किन को? लेकिन बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स हो, कोई भी बैंक हो, बैंक्स को। फिर आता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है? कि क्रेडिट कंट्रोल, जो आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट को, ये किस किस पे? लेकिन जो एलोकेट करता है वो कमर्शियल बैंक्स को, कि कहता है कि रैशनिंग ऑफ क्रेडिट कितना तुमको मिलना है, कितने का, कितना पैसा किसके लिए यूज़ करना है, मतलब कहाँ कहाँ एलोकेट करना है, किस वे में एलोकेट करना है, ये हम किस में आएंगे? रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में। अगर सिंपल हम कहेंगे कि आरबीआई जो है वो कंट्रोल करता है किसको? क्रेडिट को, जो ग्रांट मतलब जो देता है वो कमर्शियल बैंक्स को, तो उसके रिलेटेड जो है ये रैशनिंग ऑफ क्रेडिट होगा। मॉरल सैवेशन होता है हमारा क्या? मॉरल सैवेशन की मतलब मॉरल सैवेशन से आरबीआई क्या करता है? ये एडवाइस देता है किसको? कमर्शियल बैंक्स को, या बैंक्स को सजेशन देता है समटाइम किसको? कमर्शियल बैंक की, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करो या ऐसा करो। गाइडलाइंस जो होती हैं किसकी? आरबीआई की, वो फॉलो करो। ये कि सब किस में आता है? वो आता है हमारा मॉरल सैवेशन में। तो ये आज का टॉपिक था हमारा रोल ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल क्या रहता है हमारे